बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाया था, जिसमें हमने दो कॉइल्स को स्टडी किया था, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। अगर तो वो आपने टॉपिक समझा तो ये वाला टॉपिक आज आपके लिए बस थोड़ी सी चेंजिंग के साथ ही है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। तो आइए देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में क्या फ़र्क है। तो जी बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ लिया था, तो आज है सेल्फ। याद रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स यूज़ होती थी, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन सेल्फ में एक ही कॉइल यूज़ होगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपने इस चीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें वही हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, लेकिन आज थोड़ी सी चेंजिंग के साथ है। तो आइए, सेल्फ का मतलब होता है खुद ब खुद किसी एक ही कॉइल के अंदर। द फिनोमिना इन विच चेंजिंग ऑफ करंट इन अ कॉइल एंड EMF induced itself। तो ऐसा अमल, द फिनोमिना इन विच, एक ऐसा अमल जिसके अंदर चेंजिंग ऑफ करंट इन अ कॉइल, किसी कॉइल के अंदर करंट चेंज हो। मैं शुरू से इस चैप्टर के अंदर बताता आ रहा हूं, हमें चेंज ऑफ फ्लक्स से गरज है। करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो चेंज से गरज है। करंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर करंट कांस्टेंट होगा फिर तो EMF इंड्यूस ही नहीं होगी। तो एक ऐसा अमल इन विच चेंजिंग ऑफ करंट इन अ कॉइल एंड EMF इंड्यूस इन इटसेल्फ। EMF इंड्यूस इन इटसेल्फ मतलब करंट भी उसी कॉइल में चेंज हो रहा है और EMF भी उसी कॉइल में। इटसेल्फ का मतलब है उसी, खुद ब खुद, यानी कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी उसी के अंदर इंड्यूस हो रही है। तो बच्चे, कुछ MCQs के तौर पर आपने बातें याद रखनी है। नोट याद रखिएगा, जो इंडक्टर है ना आपका, इंडक्टर, इट हेट चेंजेस। हेट का मतलब है नफरत करना। ये एक सेंटेंस बना है, आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि इंडक्टर को चेंज से नफरत है। ज़रा अभी मैं लेक्चर आगे कंटिन्यू करूंगा तो आपको इस जुमले की आहिस्ता से समझ आनी शुरू होगी। यानी कि अगर करंट इंक्रीज करना चाह रहा है तो इंडक्टर उसको कम करेगा, और अगर करंट कम हो रहा है तो वो उसको इंक्रीज करेगा। यानी कि इंडक्टर को चेंज से नफरत है। तो बच्चे याद रखिएगा, सेल्फ इंड्यूस EMF इज आल्सो कॉल्ड बैक EMF। तो ये देखें, इस अमल का नाम है सेल्फ इंडक्शन, लेकिन इसके अंदर जो कॉइल यूज होगी ना उसको हम इंडक्टर कहेंगे। तो सेल्फ इंड्यूस EMF का दूसरा नाम क्या है? बैक EMF। और इट का मतलब इधर है इंडक्टर। इंडक्टर को चेंज से नफरत है। तो आइए इसका मैं मतलब समझाता हूं। बच्चे जरा तवज्जो कीजिएगा। ये मेरे पास एक कॉइल है, कंसीडर अ कॉइल, जिसके साथ एक स्विच अटैच है, बैटरी अटैच है और रियोस्टेट। आपको याद है ना बेटा, मैंने आपको बताया भी था, रियो का मतलब है करंट, रियोस का मतलब क्या है? करंट। तो रियोस का मतलब है करंट और स्टेट का मतलब है कंट्रोल। तो रियोस्टेट इज अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। बच्चे आपको याद है ना, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप ये समझे, दिस इज टर्मिनल A एंड दिस वन इज अ टर्मिनल B, और ये जो टर्मिनल है दिस इज C स्लाइडिंग टर्मिनल। ये चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने रियोस्टेट बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। A और B फिक्स है और C जो स्लाइडिंग टर्मिनल है ये मूवेबल है। तो ये रियोस्टेट लगाने का मकसद करंट को कम ज्यादा है, करंट को कंट्रोल करना है। तो इस कॉइल के साथ क्या क्या चीजें लगी आपको समझ आ गई? स्विच, बैटरी, रियोस्टेट। रियोस्टेट के 3 टर्मिनल्स हैं, A और B फिक्स है और C मूवेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस कंडक्टर के अंदर, इस इंडक्टर के अंदर, अब इसका बिहेवियर कैसा है? बच्चे जरा MCQs के तौर पर आपने याद रखना है। फॉर DC, अगर डायरेक्ट करंट यूज हो, मसलन ये रियोस्टेट ना लगा हो, सिर्फ बैटरी लगी हो, करंट कांस्टेंट है, तो याद रखेंगे डायरेक्ट करंट के लिए इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन कंडक्टर। जो आपका इंडक्टर है ना, बिल्कुल उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह एक कंडक्टर है, यानी कि उसमें से आसानी से करंट फ्लो कर जाएगा। अगर हम डायरेक्ट करंट अप्लाई करेंगे तो इंडक्टर उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह एक कंडक्टर करता है। और कंडक्टर किस तरह बिहेव करता है कि उसमें से करंट फ्लो कर जाता है। लेकिन आप देखें, इधर बैटरी तो लगी हुई है, डायरेक्ट करंट तो है, लेकिन वो डायरेक्ट करंट कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर एक AC करंट होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा, आपको पता है ना करंट की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा बच्चे जरा याद रखिएगा, ये हमारी बुक की थ्योरी के लास्ट में भी लिखा हुआ है, मैंने उसका जिक्र पहले किया है, तो जरा तवज्जो कीजिएगा।
अल्टरनेटिंग करंट के केस में अगर तो हमारा करंट जीरो से मैक्सिमम तक जाएगा, यानी कि जीरो से मैक्सिमम का मतलब क्या है, आप जरा इस चीज को नोट कीजिएगा। अगर तो आपका स्लाइडिंग टर्मिनल सी, ये देखें, इफ द स्लाइडिंग टर्मिनल सी बी के ऊपर है, अगर ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी बी के ऊपर है तो मुझे बताएं ए और बी के दरमियान या ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा, ये रियोस्टेट के केस में हमने पढ़ा है। तो अगर ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी बी के ऊपर है ना तो करंट जीरो है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही मैं इस स्लाइडिंग टर्मिनल सी को बी से ए की तरफ लेके आऊंगा, बी से ए की तरफ, तो रेजिस्टेंस कम होनी शुरू हो जाएगी, करंट इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अगर करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो याद रखेंगे आप, जो इंडक्टर है ना ये उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह एक रेजिस्टर करती है। अब रेजिस्टर क्या करती है आपको याद है? रेजिस्टर करंट के रास्ते में रुकावट है। सर इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप इस स्लाइडिंग टर्मिनल को बी से ए की तरफ लेके आएंगे, रेजिस्टेंस तो कम होगी लेकिन करंट आहिस्ता आहिस्ता जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। और आपको पता है ना कि इंडक्टर को चेन से नफरत है। जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा तो ये करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, तो आपने पढ़ा है ना सोलिनॉइड का राइट हैंड रूल। सोलिनॉइड को अपने दाएं हाथ में पकड़े तो फिंगर्स मैग्नेटिक फिंगर करंट की डायरेक्शन में है, थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, करंट डाउनवर्ड है। ये जो रेड कलर से आपको एरो शो किए गए हैं, इट मीन कि ये आपके पास सोर्स करंट है जो बैटरी दे रही है, जिसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता जीरो से आप बी से ए की तरफ लेके आएंगे ना टर्मिनल को, तो उस करंट की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम तक जानी शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। तो ये सोर्स करंट है ना, अब करंट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस भी बढ़ रही हैं जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है। और इंडक्टर को चेन से नफरत है। अब इंडक्टर क्या करेगा, उस फ्लक्स को जो इंक्रीज कर रहा है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। जब वो उसको कम करने की कोशिश करेगा ना, तो इस सोर्स करंट के ऑपोजिट फ्लो के अंदर, यानी कि सोर्स करंट ऊपर से नीचे है तो ये नीचे से ऊपर, इंड्यूस करंट नीचे से ऊपर फ्लो करना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। आपने देखा है कि सोर्स करंट और इंड्यूस करंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी कि इंड्यूस करंट उस बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करेगा। तो रेजिस्टर भी तो यही काम करती है, करंट के रास्ते में जो ज्यादा होता है उसको कम करने की कोशिश करती। तो पता ये चला कि जब करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो इंडक्टर, ये जो कॉइल है उसके अंदर जो बढ़ता हुआ फ्लक्स है वो इंड्यूस करंट उसको कम करने की कोशिश करेगा। ये उसी तरह का बिहेवियर है जिस तरह के रेजिस्टर में होता है। अच्छा जी, अब इसका उलट आ जाए, यानी कि करंट मैक्सिमम है, ये आपका स्लाइडिंग टर्मिनल सी ए के ऊपर है, रेजिस्टेंस जीरो, तो करंट मैक्सिमम है। तो जब आप ए से बी की तरफ लेके जाएंगे तो करंट मैक्सिमम से जीरो होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा केस मैं बता रहा हूं, तो जब करंट कम होना शुरू हो जाएगा, इसमें से निकलने वाली लाइनें, फ्लक्स भी कम होगा। अब इंडक्टर फिर उसके ऑपोजिट, तो जब फ्लक्स कम होगा ये इंड्यूस करंट उसको बढ़ाएगा। तो अब याद रखें, इस केस में, केस नंबर 2 के अंदर, सोर्स करंट और इंड्यूस करंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। दोनों की डायरेक्शन जब सेम होगी तो ये इंडक्टर उसी तरह काम करेगा जिस तरह एक बैटरी काम कर रही है। तो पता चला कि इंडक्टर एक रेजिस्टर के तौर पर भी काम करता है और इंडक्टर एक बैटरी के तौर पर भी काम करता है। यह कहना कि एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर सिर्फ रेजिस्टर के तौर पर काम करता है, यह गलत है। इट बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टर व्हेन करंट इंक्रीजेस, व्हेन करंट डिक्रीजेस इट बिहेव्स लाइक अ बैटरी, क्योंकि दोनों इंड्यूस करंट और सोर्स करंट की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो ये आपको महसूस होगा कि करंट आहिस्ता आहिस्ता कम तो हो रहा है, लेकिन इंड्यूस करंट, ये आपको पता चलेगा जिस तरह एक बैटरी सोर्स ऑफ करंट बन गई है। तो बात समझ आई? तो ये तो थे चंद एमसीक्यूज बेटा, ये आपने डेफिनेशन, ये 2 एमसीक्यूज और ये 1-2 ये एमसीक्यूज, तो ये चंद अहम बातें थी। आइए अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे आपने फैराडे लॉ तो पढ़ा ही हुआ है,
फैराडे लॉ क्या था, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा को आप बाहर निकाल लें, माइनस डेल्टा एन फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक हो गया जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, मुझे एन फाई की वैल्यू चाहिए। तो बच्चे याद रखिएगा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर, यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा चेंज इन फ्लक्स होगा। इधर लिखना तो डेल्टा फाई चाहिए था, क्योंकि हमारी बुक में फाई लिखा हुआ तो मैं उसी तरह लेके चलूंगा, लेकिन हक तो ये बनता है कि इधर डेल्टा फाई आए, क्योंकि हमें फ्लक्स से गर्ज नहीं है, हमें चेंज इन फ्लक्स से गर्ज है। तो बहरहाल लिखना तो डेल्टा फाई चाहिए। अगर आप डेल्टा फाई लिखना चाहते हैं तो डेल्टा फाई लिख लें, लेकिन टेक्स्ट बुक में फाई लिखा तो मैं इसलिए फाई यूज कर रहा हूं। बहरहाल इधर फ्लक्स का मतलब, फाई का मतलब चेंज इन फ्लक्स है। जनरल टर्म क्या आ जाएगी, एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट, म्यूचुअल इंडक्शन में था एम, सेल्फ में आएगा एल, तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई। तो बच्चे देखें आप जरा एन फाई की वैल्यू पुट करवाए ये इक्वेशन 1 के अंदर, तो क्या आ जाएगी आपके पास। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन फाई की जगह पे क्या आ जाएगा, एल आई ओवर डेल्टा टी। एल कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, डेल्टा अंदर चला जाएगा, तो E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। माइनस का साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है, E के साथ आप छोटा सा L लिख दें, मतलब ये इंडक्टर को शो कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ विच इज आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ। बात समझ आई। माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि अगर करंट इंक्रीज करेगा तो सेल्फ इंडक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, आपने पढ़ा ना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो लेंजिस लॉ के मुताबिक सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ उसको कम करने की कोशिश करेगी, यानी कि एज ए रेजिस्टर के तौर पर अगर करंट इंक्रीज करेगा, और अगर करंट डिक्रीज करेगा तो ये उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, मतलब सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ एक बैटरी बन जाएगी। तो बात समझ आई, ये मैंने पहले डिस्कस कर दी है। तो बहरहाल अगर करंट इंक्रीज होगा तो ये उसको कम करेगी, अगर करंट कम होगा तो ये इसको बढ़ाएगी, यानी कि रेजिस्टर बैटरी दोनों के तौर पर काम कर रही है। तो बच्चे आइए जरा अब सेल्फ इंडक्टेंस, इसको पढ़ते हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस। तो क्या फार्मूला है बताएं जी, ई एल इज इक्वल टू, माइनस साइन इग्नोर कर देंगे, डायरेक्शन को शो कर रहा है, एल किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी टर्म नीचे चली जाएगी, तो मैं लिखूंगा एल इज इक्वल टू ई एल ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब बच्चे इसकी डेफिनेशन आपने खुद ही लिखनी है, आपकी बुक में लिखी बड़ी आसान है। सेल्फ इंडक्टेंस की क्या बनेगी, इट इज द रेशो ऑफ सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल। बात समझ आई, यानी कि इन दोनों की रेशो है। ईएमएफ का यूनिट क्या है, वोल्ट, करंट का एम्पेयर, टाइम का सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो एम्पेयर ऊपर -1, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर विच इज इक्वल टू हेनरी। वोल्ट पर एम्पेयर को आप ऐसे लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पेयर इनटू सेकंड। उसकी वजह क्योंकि वोल्ट पर एम्पेयर विच इज इक्वल टू ओहम। तो ये पता मैंने पहले क्यों लिखा हुआ, क्योंकि ये पिछले ही लेक्चर में मैंने पढ़ाया था म्यूचुअल इंडक्शन में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट सेम होता है। मैंने कहा था ना थोड़ी सी बातें सेम भी हैं, अगर आपने पीछे वाला लेक्चर सुना है तो इधर सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट आ जाएगा हेनरी विच इज आल्सो कॉल्ड ओहम सेकंड एंड विच इज आल्सो कॉल्ड वेबर पर एम्पेयर। ये कहां से आया वेबर पर एम्पेयर, जरा इधर देखें, इधर से एल की वैल्यू निकालें, आई नीचे चला जाएगा, फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है ना, तो वेबर पर एम्पेयर, नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता। बच्चे ये याद रखिएगा 1 हेनरी इज इक्वल टू 10 की पावर 9 एब हेनरी। तो अब ये याद रखिएगा सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करती और किस पे करती है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला बच्चे क्या कहते हैं, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। एल किसके इक्वल आ जाएगा, एन फाई ओवर आई, तो मैं लिखूंगा एल इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई। अब एन तो नंबर है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, आप इसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स एक बार तो आपने फिक्स कर दी वो उतनी ही रहेंगी। फाई और आई डिवाइड हो रहे हैं ना, तो जब भी दो चीजें डिवाइड हो रही हों तो वो आपस में
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो इट मीन के लग तो ऐसे रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेल्फ इंडक्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये दोनों बातें ही गलत हैं। उसकी वजह, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ईएमएफ करती है, ये कांस्टेंट है, एल इज अ कांस्टेंट। तो सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड किन पैरामीटर पे करती है, आइए जरा उनको देखते हैं। तो बच्चे सेल्फ इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, जिसको एन फाई कहते हैं, फ्लक्स लिंकेज, ठीक हो गया। ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, ज्योमेट्री से मेरा लेंथ और एरिया, कि आपकी जो कॉइल है वो कितनी लंबी है कितनी मोटी है, इस पे डिपेंड करती है। सब्स्टिट्यूटिंग एन आयरन कोर, यानी कि ये जरा देखिएगा कि ये डायग्राम के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर ये जो है ना आपकी इंडक्टर, अगर आप इसके अंदर एयर है, तो अगर आप इसके अंदर कोई लोहे का पीस रख दें, आयरन कोर रख दें, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप उस कॉइल के अंदर लोहे का टुकड़ा रख दें, आयरन कोर रख दें, तो उससे भी सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ती है। नेचर ऑफ कोर, कि आपकी जो कॉइल है वो किस चीज़ से बनी हुई है। तो बच्चे आई होप कि मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में लेक्चर का फीडबैक ज़रूर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।